SR English Institute. This is R. Sharma. Now I am going to tell you close words. These words are very important for those students who are preparing for competitive exams. What is close words? क्लोज वर्ड्स क्या होते हैं? तो क्लोज वर्ड्स के नाम से ही स्पष्ट है कि क्लोज का मतलब होता है घनिष्ठ. जैसे क्लोज फ्रेंड होते हैं. क्लोज फ्रेंड यानी इतने घनिष्ठ कि हम उसे एक बारीकी से बारीकी अपने जीवन के बातों को स्पष्ट करते हैं. इसी प्रकार क्लोज वर्ड्स भी कुछ ऐसे होते हैं जो देखने में उनके मीनिंग के आधार पर एक जैसे लगते हैं. इसको दूसरे शब्दों में कहा जाए तो सिनोनिम्स कहा जा सकता है. लेकिन सिनोनिम्स जो वर्ड हैं वो एक दूसरे को सिनोनिम जरूर होते हैं, लेकिन कोई भी दुनिया का सिनोनिम वर्ड जो है वो उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस जरूर है. उन्हीं डिफरेंस को, उनमें अंतर को स्पष्ट करने के लिए मैं लाया हूँ क्लोज वर्ड्स, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्लोज टेस्ट के नाम से पूछा जाता है. क्लोज टेस्ट में एक पैसेज दिया होता है जिसमें 2 से अधिक फिल इन द ब्लैंक दिया होता है और उनमें क्लोज वर्ड्स दे दिया जाता है जिन्हें सटीक वर्ड्स को चुन करके उस फिल इन द ब्लैंक में यानी उस पैसेज में भरना होता है. ये डिपेंड करता है उस सेंटेंस के सेंस पर कि कौन से वर्ड को उसमें लगाया जाए. तो वो सेंस जो है वो कहाँ से आएगा, वो कौन सा सेंस है, तो वो सेंस मैं स्पष्ट करने जा रहा हूँ जो एक दूसरे वर्ड्स को रिलेट कर रहे हैं. यानी उनके मीनिंग इतने क्लोज हैं कि उनका अंतर स्पष्ट करना थोड़ा कठिन होता है. उन्हीं को स्पष्ट करने के लिए मैं कुछ क्लोज वर्ड्स लाया हूँ जिनको मैं दिखाने जा रहा हूँ, जो 9 क्लोज वर्ड्स हैं. ये प्रत्येक वर्ड्स एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, यानी कि प्रत्येक का मीनिंग यदि एक शब्दों में कहा जाए तो सेम होता है, यानी कि एक ही मीनिंग होता है. यानी ये 9 जो मीनिंग है, ये 9 का एक शब्दों में कहा जाए तो मीनिंग होता है रोकना या रुकना. आजकल स्टे एट होम एक वर्ड आप लोगों को सुनने को मिल रहा होगा. तो क्या स्टे एट होम बोलना सही है? यदि सही है तो स्टे का मतलब रुकना या रोकना जरूर होता है. तो इसके अलावा यानी स्टे के अलावा 8 और वर्ड्स हैं, इन सभी का मीनिंग रोकना या रुकना ही होता है. तो इनके प्रयोग कहाँ कहाँ होते हैं वो सटीक स्थान को हमको जानना है. उस सटीक स्थान को स्पष्ट करेगा इसमें दिए गए सेंस. तो मैं उन्हीं सेंस को स्पष्ट कर रहा हूं. तो स्टे जो वर्ड है इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है और किसके लिए किया जाता है? तो स्टे मीन्स भी रुकना या रुकना होगा. स्टॉप मीन्स भी रोकना या रुकना होगा. प्रिवेंट का भी मतलब रोकना या रुकना होगा. फॉरस्टॉल का भी रोकना या रुकना होगा. प्रोहिबिट का भी मतलब रोकना या रुकना होगा. बैन का भी मतलब रोकना या रुकना होगा. अवॉइड का भी मतलब रोकना या रुकना होगा.
पोस्टपोन का भी मतलब रोकना या रुकना होगा, कैंसिल का भी मतलब रोकना या रुकना होगा। तो नंबर 1 है स्टे। स्टे वर्ड्स का मीनिंग होगा रुकना या रोकना। ये किसी व्यक्ति को रोकना के अर्थ में प्रयोग होता है। इट मीन्स टू स्टॉप someone from going outside। या to stop someone to do something, यानी किसी को बाहर से जाने से रोकना या किसी को कुछ करने से रोकना के अर्थ में प्रयोग होता है। तो यहां पर एग्जाम्पल एक लेते हैं। ऑल वी आर स्टेइंग एट होम ड्यू टू कोरोना, CORONA, कोरोना वायरस, VIRUS। यानी हम सभी कोरोना वायरस के कारण घर पर रुके हैं। यानी कि कौन हम सभी? व्यक्ति। तो इसलिए यहाँ पर इसका जो प्रयोग होगा यानी अर्थ होगा या सेंस होगा कि ये व्यक्ति के लिए स्टे वर्ड का प्रयोग किया जाता है, यानी फॉर ओनली फॉर थिंग। नेक्स्ट सेकेंड वन इज स्टॉप। इसका भी मतलब रोकना या रुकना होगा। तो इसका इस्तेमाल हम लोग किसी वस्तु को रोकने के लिए किया जाता है या करते हैं। यानी टू स्टॉप समथिंग यानी लिख सकते हैं इसका मीनिंग किसी वस्तु या चीज को रोकना। ये दोनों वर्ड्स स्टे या स्टॉप ये अन्य के तुलना में ज्यादा क्लोज है, यानी ज्यादा एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। तो किसी वस्तु या किसी चीज को रोकना, जैसे आप लोग बस स्टॉप सुने होंगे। तो बस एक निर्जीव वस्तु है, कोई चीज है, कोई वस्तु है, इसलिए उसमें स्टॉप लगा हुआ है। एग्जाम्पल उठाते हैं। Does this train stop at Ara? क्या क्वेश्चन मार्क होगा, क्या यह ट्रेन आरा रुकती है? या सेकेंड एग्जाम्पल भी लें। माई वॉच हैज स्टॉप्ड, STOPPED, ये डबल पी हो जाता है क्योंकि लास्ट में जोड़ पड़ता है वर्ड पर। सॉरी, वॉच WATCH, यानी मेरी जो घड़ी है स्टॉप यानी रुक गई। यानी ये निर्जीव थिंग है, नॉन लिविंग थिंग है, उसके लिए इस्तेमाल होता है स्टॉप। और स्टे जो वर्ड है किसी पर्सन के लिए होता है। नेक्स्ट 3 प्रीवेंट।
प्रिवेंट का भी मतलब रोकना या रोकना ही होगा, लेकिन इस वर्ड का मीनिंग किसी व्यक्ति को किसी कार्य करने से रोकना, यानी टू स्टॉप somebody to do something by somebody, यानी किसी व्यक्ति को किसी कार्य को किसी व्यक्ति के द्वारा करने से रोकना। जैसे इसको कह सकते हैं, किसी व्यक्ति को किसी कार्य को करने से किसी व्यक्ति के द्वारा रोकना। जैसे एग्जाम्पल होगा, his parents tried, T-R-I-E-D, tried to prevent him from going abroad abroad। यानी हिज पेरेंट यानी उसके माता पिता विदेश जाने से उसे रोकने के प्रयास किए। तो यहाँ क्या है, उसके माता पिता पर्सन है और यहाँ किसी व्यक्ति के द्वारा, यानी कि माता पिता हैं जो रोक रहे हैं किसी व्यक्ति को, यानी उसे रोक रहे हैं कहाँ, किसी काम को करने से, यानी कि अब्रोड जाने से। इसलिए यहाँ जो सेंस है ये किसी व्यक्ति के द्वारा किसी कार्य को रोकने से है। हॉस्टाइल, इसका प्रोनाउंसिएशन होगा हॉस्टाइल, थोड़ा फ पर जोड़ देंगे, आर को साइलेंट कर देना है। हॉस्टाइल, ये जो वर्ड है हॉस्टाइल, ये किसी व्यक्ति में ही इस्तेमाल किया जाता है किसी कार्य को रोकने से। ये भी दोनों ये एक दूसरे वर्ड से काफी रिलेट कर रहा है, यानी काफी इन दोनों से क्लोज है अन्य वर्ड के तुलना में, जैसा कि ये दो वर्ड अन्य वर्ड के तुलना में क्लोज था। क्योंकि हॉस्टाइल जो वर्ड है इसका मतलब होता है किसी व्यक्ति को किसी कार्य के पहले रोकना, यानी करने से ठीक पहले रोकना। यानी कि इसमें तो थोड़ा समय लगता है, लेकिन ये तुरंत उस कार्य को करने जैसे जा रहा है उसके तुरंत पहले ही उसे स्टॉप कर देगा। तो कह सकते हैं इसको, किसी व्यक्ति को किसी कार्य को करने से ठीक पहले रोकना। ये भी किसी व्यक्ति के द्वारा ही रोकना होगा, ठीक पहले ही रोक देगा। जैसे एग्जाम्पल उठाते हैं, राज वेंट टू open the door but Shyam forestalled him। कह रहा है कि राज दरवाजा को खोलने गया, लेकिन
जैसे ही वो जाता है, श्याम क्या करता है, श्याम उसे रोक देता है। यानी कि जैसे करने गया उसको रोक दिया। इसमें इसके ऊपर वाले में सेंस क्या था, तो जाने से रोका, यानी रोकने के प्रयास किया। यानी ये थोड़ा उसको समय, ये दोनों में अंतर यही है कि ये क्विक हो, उसके तुरंत, यानी जैसे वो काज के नजदीक गया करने उसको रोक दिया गया, और ये थोड़ा काज को करने से दूर था तभी रोका गया। ये दोनों में बारीकी है। यही है क्लोज वर्ड्स जो काफी आपको परेशान करता है और खास तौर पर कॉम्पिटिटिव छात्रों के लिए ज़्यादा परेशान करता है, जिनका मीनिंग स्पष्ट करना बहुत कठिन इसलिए हो जाता है क्योंकि इतना स्पष्ट मीनिंग बहुत शायद ही कोई किताब होगा जिसमें मिल पाता है। नेक्स्ट, प्रोहिबिट, जिसको हम लोग उच्चारण करते हैं प्रोहिबिट, लेकिन इसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा प्रोहिबिट होगा। जैसे हम लोग प्रोफेसर कहते हैं, लेकिन वैसे न कर कर यहाँ इसका उच्चारण करेंगे प्रोहिबिट। ये जो वर्ड है, इसमें इसका भी एक शब्दों में कहा जाए तो रोकना ही अर्थ होगा, लेकिन इसमें पूरी तरह से बैन यानी रोकना अर्थ नहीं होता है। इसमें कुछ खास व्यक्ति के लिए रोकना भी है, कुछ व्यक्ति के लिए नहीं भी, यानी किसी काज को करने से या किसी खास स्थान के लिए रोकना के भी सेंस होता है और किसी खास स्थान पर नहीं रोकने के भी सेंस होता है। यानी रोकना जरूर अर्थ होता है। जैसे इसमें क्या सेंस है कि ये गवर्नमेंट के द्वारा, किसी आम व्यक्ति के द्वारा नहीं, ये लॉ के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा रोकने के अर्थ में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे इसको मीनिंग लिख लें, प्रोहिबिट, सरकार के द्वारा किसी काज को करने से रोकना, यानी नॉट फुल्ली स्टॉप्ड। दूसरे शब्दों में यदि कहा जाए तो ये आप कह सकते हैं नॉट फुली स्टॉप, यानी इसका कहीं ना कहीं अलाउ भी है और नॉट अलाउ भी है। जैसे एग्जाम्पल उठाते हैं, स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड हियर, धूम्रपान करना यहां मना है। यानी कि केवल यहां मना है और जगह अलाउड है, केवल इस प्लेस यानी दिस प्लेस पर अलाउ नहीं किया गया है। तो इसलिए स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड हियर दिया गया, किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा या लॉ के द्वारा। दूसरे सेंस यानी दूसरी एग्जाम्पल को भी उठाएं तो द लॉ ROHIBITS prohibits children under 18 from buying CIGARETTES। सिगरेट का मीनिंग भी थोड़ा सा कठिन हो जाता है लिखने में, इसलिए मैंने इसको एक एक उच्चारण कर बताया। हालांकि द लॉ प्रोहिबिट्स चिल्ड्रेन
अंडर 18 फ्रॉम बाइंग सिगरेट। यानी जो नियम है, कानून है हमारा, वो सिगरेट खरीदने से 18 वर्ष के अंदर के बच्चों को मना किया है, यानी रोक लगाया है कि 18 वर्ष के अंडर के जो व्यक्ति हैं वो या बच्चा है उसे नहीं अलाउ किया जाएगा, यानी नहीं खरीद सकता है। बट अबव 18 आर अलाउड टू बाई द सिगरेट्स। यानी कि 18 वर्ष के ऊपर के जो भी व्यक्ति हैं उनको सिगरेट खरीदने के लिए अनुमति दिया गया है। इसलिए मैंने इसको सेंस लगाया, नॉट फुली स्टॉप्ड, यानी कहीं पर किसी स्थान के लिए रोकना की भी सेंस में है और कहीं अलाउड का भी है, कहीं किसी व्यक्ति के लिए रोकने के भी अर्थ में है, कहीं अलाउड के भी अर्थ में है। इसलिए इसका सेंस ये एग्जैक्ट यही होगा। अब इसके बाद जो वर्ड है वो एक दूसरे से अन्य वर्ड्स के तुलना में ज्यादा रिलेट कर रहा है। जैसे बैन, बैन आप आसानी से सुने होंगे। ऐसे बहुत सारे इसमें वर्ड्स हैं जो आपको जानकारी जरूर होगा, लेकिन उसमें एक दूसरे के साथ क्या अंतर है, क्या उनमें डिफरेंस है, इसको थोड़ा स्पष्ट कर रहा हूं क्योंकि शायद आपको जानकारी न हो। बैन, जो बैन है ये भी गवर्नमेंट के द्वारा ही होता है। लेकिन अंतर क्या है इन दोनों में कि ये फुल्ली बैन होता है, लेकिन ये फुल्ली बैन नहीं होता है। यानी कि जहां कोई वस्तु को बैन कर दिया गया वहां वो वस्तु मिलेगा ही नहीं, यानी बिकेगा ही नहीं। लेकिन इसमें कोई वस्तु को यदि बैन किया गया किसी गवर्नमेंट के द्वारा तो उसमें वो वस्तु वहां रहेगा, बिकेगा, लेकिन उस सभी को अनुमति नहीं है। तो एग्जाम्पल को लें, यानी इसको मीनिंग स्पष्ट करें तो ये भी होगा सरकार के द्वारा या नियम के भी द्वारा किसी काज कहें या चीज भी कहें, काज ही करते हैं, किसी काज को करने से रोकना। यानी इसमें क्या होता है, फुल्ली स्टॉप कहें या इसको बैन भी कर सकते हैं, BANNED बैन। इसमें भी फुल्ली BANNED, ये नॉट फुल्ली बैन और ये फुल्ली बैन, यानी पूर्णतः बंद कर दिया जाएगा। जैसे आप सुने होंगे कि बिहार में पूर्णतः जो वाइन है, शराब है, बंद कर दिया गया, यानी कि उसको किसी को अनुमति नहीं है कि वो रख पाएगा या बेच पाएगा। तो एग्जाम्पल उठाएं, द government has banned wine in बिहार। गवर्नमेंट जो है बिहार में वाइन को क्या किया है, ये स्टॉप कर दिया गया है, यानी कि उसे बैन कर दिया गया है, यानी कि वो नहीं बिकेगा, नहीं मिलेगा कि कोई व्यक्ति खरीद पाए या बेच पाए। नेक्स्ट 7 इज अवर्ट। अवर्ट जो वर्ड है, अवर्ट, अवर्ट, ये जो वर्ड है इसमें आर साइलेंट होता है। तो अवर्ट जो वर्ड है इसका मीनिंग होगा टू स्टॉप द अनप्लीजिंग एक्शन
या एक्सीडेंट, यानी कि अप्रिय घटना को रोकने के अर्थ में इसका स्पेशली इस्तेमाल किया जाता है। अप्रिय का मतलब हुआ अनप्लीसेंट, अनहोनी, दुर्घटना, घटना को रोकने के अर्थ में इसको इस्तेमाल किया जाता है। यानी लिख सकते हैं किसी अनप्लीसेंट, अनप्लीसेंट ACCIDENT, एक्सीडेंट को रोकना। एग्जाम्पल होगा दिस ACCIDENT accident has been averted, यानी इस घटना को, या यहाँ और भी स्पष्ट करेंगे वुड हैव का इस्तेमाल करें, इस घटना को रोका जा सकता था। यानी दिस एक्सीडेंट ACCIDENT एक्सीडेंट वुड हैव बीन अवर्टेड, यानी अनप्लीसेंट ये घटना हुआ, तो अनप्लीसेंट घटना को रोकने के लिए अवर्ट जैसे वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। अब नेक्स्ट वन है पोस्टपोन। पोस्टपोन, यहाँ प पर थोड़ा जोर देंगे, पोस्टपोन नहीं, पोस्टपोन, यानी प पर यहाँ थोड़ा सा दबाव देना है। पोस्टपोन का अर्थ है रोकना ही, लेकिन इसमें सेंस क्या है कि ऐसे कार्य को रोकना या ऐसे कार्यक्रम का रोकना जो प्लान्ड हो, यानी उसको प्लान किया गया हो, योजना बनाया गया हो और उसे आगे भविष्य में होने के लिए कह सकते हैं कि टाल देना भी सेंस यहाँ दे सकते हैं। यानी कि ऐसे कार्य को रोकना वर्तमान में जो हो रहा था, जैसे एग्जाम्पल उठाएं तो क्लास चल रहा है और कोई एकाएक कोई ऐसा काम, अति आवश्यक काम पड़ा जिसको क्लास को आज बिना किसी को इन्फॉर्म किए उसको पोस्टपोन कर दिया गया, यानी रोक दिया गया, स्थगित जिसको कहते हैं, स्थगित किया गया, जो इस उद्देश्य से कि वो अभी ना होकर वो बाद में कभी ना कभी होगा। तो रोकना जरूर होता है, लेकिन ये कभी ना कभी बाद में इस कार्य को करने के उद्देश्य से पोस्टपोन के अर्थ में प्रयोग किया जाता है, यानी इस सेंस में होगा। यानी किसी कार्य क्रम भी कह सकते हैं, या PLANNED प्लान को, क्योंकि आपको करने के लिए कोई काम हमारा प्लान हो जाता है, यानी वो ऑलरेडी हमारा रहता है करने के लिए, उसको रोक रहे हैं हम लोग, तभी वो एकाएक पोस्टपोन हुआ। किसी कार्यक्रम या प्लान एक्शन को बाद में करने के लिए या करने के उद्देश्य से रोकना। जैसे the match has been, या was भी कर सकते हैं, was postponed because of rain, यानी कि यह मैच वर्षा के कारण पोस्टपोन कर दिया गया था, यानी अब वो दोबारा होने वाला है कभी ना कभी।
तो यहाँ पर जो सेंस है यानी कि मैच जो चल रहा था उस वक्त, कोई कार यानी ऐसा कोई कुछ हुआ, यानी क्या हुआ इसमें, तो रेन हो गया, हो रहा था और रेन हो जाने के कारण एकाएक उसको पोस्टपोन कर दिया गया। तो ऐसे सेंस में पोस्टपोन जैसे वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। एंड लास्ट नेक्स्ट वन है 9 नंबर, कैंसल। कैंसल ये जो वर्ड है इन दोनों वर्ड से इस काफी क्लोज है, क्योंकि कैंसल जो वर्ड है इसमें भी किसी कार्य को रोकने के भी अर्थ में ही प्रयोग किया जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि ऐसे कार्य को रोक दिया जाता है जो, या ऐसे कार्य को रोकने के उद्देश्य से इसका इस्तेमाल किया जाता है जो उस कार्य को रोक देने के बाद वो दोबारा वो पर्टिकुलर वो ही कार्य अब नहीं होगा, यानी और अन्य कार्य हो सकता है लेकिन वो कार्य अब दोबारा नहीं होगा, यानी कि उसको समाप्त कर दिया गया या रद्द कर दिया गया। तो जैसे में यानी कह सकते हैं किसी खास, इसमें ये भी कह सकते हैं कार्य क्रम कहें, या ये और अंतर इसमें है कि प्री प्लान्ड एक्शन को कैंसिल किया जाता है और प्लान्ड एक्शन को पोस्टपोन किया जाता है। प्री प्लान यानी बहुत पहले से वो जो प्लान किया गया है, और प्लान्ड यानी जो प्लान्ड हुआ यानी वो चल रहा है, कुछ पहले प्लान किया गया कि ये कार्य करना है, यानी उसी वक्त प्लान किया गया और थोड़ी देर के बाद रुक गया। तो इसमें प्री प्लान होता है, यानी कि इससे थोड़ा सा पहले वो प्लान किया जाता है। प्लान ऐसे तो प्री प्लान ही होता है, सब प्लान यानी पहले ही कोई काम को करने के उद्देश्य से उसको प्लान किया जाता है। लेकिन इनमें डिफरेंस है कि वो प्री प्लान होता है, इस प्लान के से पहले होता है, यानी कि वो पहले से प्लान किया जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं PREPLANNED यानी एक्शन को हमेशा के लिए रोकना। यानी किसी खास कार्यक्रम या प्री प्लान को या प्री एक्शन भी कह सकते हैं को हमेशा के लिए रोकना। एग्जाम्पल होगा जैसे all the flights have been cancelled because of bad weather, WEATHER. All the flights have been cancelled because of bad weather, यानी सभी फ्लाइट से बैड वेदर के कारण यानी खराब मौसम के कारण, यहाँ ड्यू टू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं बिकॉज ऑफ के स्थान पर, खराब मौसम के कारण कैंसिल कर दिया गया है। यानी अब वो उस दिन वो यानी कि वो फ्लाइट्स है अब वो नहीं चलेगी, जो पर्टिकुलर कार्य था, यानी पर्टिकुलर वहां पर जो कोई प्लेन है उसको कैंसिल कर दिया गया। तो दैट्स ऑल। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। यदि आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करना न भूलें।